देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग को कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं और मुश्किल भरे इस वक्त में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और उनके जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा को और इसी विश्वास को कायम रखते हुए हम ऐसे योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश यानी कि सलाम इंडिया में आज हम आपको 3 ऐसी शख्सियतों से मुलाकात कराते हैं जो कोरोना काल में गरीबों की सेवा में जुटे रहे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धांता रेड क्रॉस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी, साथ ही श्री मेडिशाइन अस्पताल रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश जैन और सुयश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक केशरवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और जी मीडिया आपको सल्यूट करता है। आपसे हम आपके एक्सपीरियंस जरूर जानेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुबोध जी मेरा आपसे है कि किस प्रकार से आपके नेतृत्व में अस्पताल क्योंकि लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है, इस कोरोना काल में भी हर मुसीबत को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े, वो एक्सपीरियंस आप बताएं। देखिए, जब ये इस बार जो सेकेंड वेव आई थी वो बहुत डिफरेंट थी जी। उसमें हम लोगों को सीरियस पेशेंट्स ज़्यादा मिले, आईसीयू के लिए मरीज ज़्यादा मिले। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने पूरे हॉस्पिटल को नॉन कोविड रखा था, पर इस बार जो हम लोगों ने सोसाइटी की नीड देखी और ज़रूरत देखी तो हमको लगा कि नहीं, हम लोगों को इस बार कोविड को सर्व करना ही पड़ेगा कोविड पेशेंट्स को। तो हमने हमारे करीब आधे अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया था। इस बार जब कोविड बनाया तो पिछली बार कोविड न बनाने के हम लोगों ने वो जो प्रॉब्लम्स थी वो झेली थी। इस बार कोविड बनाने में जो नई प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखनी पड़ी। कुछ नई प्रॉब्लम्स थी जैसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, जैसे इंजेक्शंस, रेमडेसिविर की इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन हमारे कॉप्सोफंजिन है उसकी प्रॉब्लम्स। तो इस बार अलग तरह की प्रॉब्लम्स थी, पर धीरे धीरे हमने देखा कि सरकार के साथ मिलकर हम लोगों ने सारी प्रॉब्लम्स के हल निकाल लिए थे। जी, इसमें सुबोध जी अन्य डॉक्टर्स और आपकी पूरी टीम का किस प्रकार से डेडिकेशन रहा उसके बारे में भी आप बताएं, क्योंकि इस दौरान मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी था। ऐसे में डेडिकेशन कितना रहा और पूरे टाइम मोटिवेटेड होना कितना आवश्यक रहा इस दौरान? देखिए, सबसे पहले तो टीम को ये तैयार होना कि हम लोग कोविड मरीजों को लेंगे और उनकी देखभाल करेंगे, इसके लिए तैयार होना ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जिसके लिए पूरे स्टाफ ने पूरा सहयोग दिया। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि सुपर स्पेशलिटी या मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो एक्चुअली एक टीम वर्क होते हैं और इनके सक्सेस होने में डॉक्टर्स और दूसरे एम्प्लॉयज़ का पूरा योगदान होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि ये हमारे अस्पताल की सक्सेस है तो ये यहाँ के एम्प्लॉयज़ और डॉक्टर्स के सहयोग के कारण ही ये सक्सेस है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे आपसे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ मेडिशाइन अस्पताल रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश जैन भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश जैन जी, मेरा सवाल आपसे आपके एक्सपीरियंस को लेकर रहेगा, उसके बाद हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि क्या तैयारियां रही, आगे की क्या रणनीति है। लेकिन इसके पहले, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 साल हमें हो गया है, कोरोना काल से पूरा देश जंग लड़ रहा है, इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पूरा? कैसे इस काल में दिक्कतें आई, उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े, आपका योगदान, साथ ही दूसरे डॉक्टर्स का योगदान, आपकी पूरी टीम का, स्टाफ मेंबर्स का किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ये जो लहर थी सेकेंड लेयर वो पहली लेयर से बिल्कुल अलग थी।
पहली लहर में हमको ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं हुई, किसी भी इंजेक्शन की, रेमडेसिविर की या फिर एम्फोटेरेसिन की कोई किल्लत नहीं हुई थी। बिल्कुल। सेकंड, लेकिन हमने पहली लहर से ये सीखा कि हमको पहले से एक्टिवेट होना है, हमारी बेड स्ट्रेंथ बढ़ाना है, हमारे ऑक्सीजन पोर्ट्स, ऑक्सीजन लाइंस को बढ़ाना है, हमारी ऑक्सीजन जो जनरेटर मशीन है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, और हमको सारी मेडिसिन की व्यवस्था पहले से करके रखनी है जी। तो ये पहली लहर से हमने ये सीखा कि हमको क्या क्या करना है। तो जैसे दूसरी लहर में देखा कि तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे उनके बेड्स को धीरे धीरे करके ऑक्यूपाई करना चालू किया कोविड पेशेंट्स के लिए। वो एक तैयारी बहुत फास्ट हुई। जो हमको बेड चाहिए थे वो हमने पहले से ऑर्डर कर चुके थे, जो पिछले लहर में ऑर्डर किए हुए थे उसको हमने तुरंत इंस्टॉल करवा लिया अपने हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन की सप्लाई में ज्यादा बाधा नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा योगदान रहा है इसमें। सारे सपोर्ट के कारण ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत 2-3 दिन हुई थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने सारी चीजें आसान कर दी हमारे लिए जी। तो ये पहली लहर से तो हमने सीखा ही सब कैसे सेकेंड लहर में तैयारी करने की। बिल्कुल। सुयश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक केशरवानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक जी, सवाल आपसे यही है कि इस महामारी से लड़ने के लिए अब धीरे धीरे कर चीजें सामने आने लगी हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन, या फिर क्या कदम उठाने चाहिए, या अब धीरे धीरे कर लोग समझ रहे हैं, सीख भी रहे हैं। लेकिन जब अचानक ये दूसरी लहर आई, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हुई, वेंटिलेटर बेड्स की बहुत ज्यादा कमी हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन या दूसरी दवाइयों की बहुत कमी हुई। ऐसे में एज अ डायरेक्टर, बीइंग अ डायरेक्टर, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उससे कैसे पार पाया गया, कैसे सभी को साथ लेकर समग्र तरीके से आगे बढ़े, विवेक जी? जैसे कि मेरे प्रीवियस डॉक्टर कलीग्स डॉक्टर राजेश जैन सर और सुबोध सर ने बताया कि ये जो वेव थी, ये वेव लास्ट वेव से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी कई मायनों में। सबसे पहले तो इस बार जो पेशेंट्स के जो नंबर थे बहुत ज्यादा थे और बहुत तेजी से ये आए थे पेशेंट्स। इस वेव में हमको ऑक्सीजन की जो कमी हुई, जो रेमडेसिविर की जो कमी हुई इंजेक्शन की शुरुआती दिनों में, उसमें गवर्नमेंट की हेल्प से काफी हद तक हम लोगों ने व्यवस्था बनाई। साथ ही साथ बेड्स की जो कैपेसिटी है, लास्ट वेव में जैसे हमने अपने हॉस्पिटल के आधे बेड्स, करीबन 50-60% बेड्स को हम लोगों ने कोविड बेड्स के रूप में यूज किया था। बट इस बार के वेव में हमको 100% बेड्स को डेजिग्नेट करना पड़ा कोविड बेड्स में। तो इस तरह से एक तो नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए गए, ऑक्सीजन प्लांट के अलावा जो बाकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसका कांस्टेंट सप्लाई हमको मेंटेन करना पड़ा। मेडिसिन प्रोक्योरमेंट के लिए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बट एट द एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, जो वेंडर्स हैं, जो फार्मेसी के वेंडर्स हैं, जो ऑक्सीजन के जो वेंडर्स हैं, और विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग काफी हद तक इसको कंट्रोल करने में सफल हो पाए। बिल्कुल। डॉक्टर सुबोध, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि आप एक अच्छे प्रबंधक भी हैं जिससे डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ हॉस्पिटल के लिए समर्पण भाव से काम भी करते हैं, और ये टीम में मोटिवेशनल एक टीम स्पिरिट लाना या फिर एक टीम यूनिटी लाना, ये कैसे डेवलप होती है? ये क्योंकि डेवलप करना बहुत जरूरी था। कई अस्पतालों में, क्योंकि हमने देखा है कई क्षेत्रों की ऐसी खबरें भी सामने आई कि जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ, खासतौर पर सेकेंड वेव जैसे ही शुरू हुई, बहुत ज्यादा मृत्यु दर बढ़ गया था, और तब धीरे धीरे कर जो कर्मचारी थे वो भी डर के दूर होने लगे थे कि अब इलाज नहीं कर पाएंगे हम। हेल्थ वर्कर्स में भी एक डर का माहौल भी हमने देखा। ऐसे में उनमें वो भावना लाना कि हम सुरक्षित हैं और हम आगे इलाज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज डेवलप करना बहुत जरूरी था। वो कैसे आगे बढ़ी? डॉक्टर सुबोध। हाँ, देखिए, जरूरी ये है कि आप सही लोगों का चुनाव करें जी। और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि जब हम लोग चुनाव करते हैं तो ये देखते हैं कि ये टीम प्लेयर है या नहीं है। उसके बाद आपको जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो सही रूप से प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद समय समय पर उनको गाइड करना, सपोर्ट करना और अप्रिशिएट करना, ये सब करना चाहिए।
आई बिलीव कि लीडिंग बियॉन्ड द बॉटम लाइन मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो प्रॉफिट पे आके नहीं रुकती है, वो रुकती है पेशेंट सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन पे जी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब कभी एक नई कोई स्थिति आती है तो आपके पास बड़े अनदेखे रास्ते होते हैं, तो उस समय जरूरी होता है कि लीडर हमेशा आगे आगे चले, मार्गदर्शन करे और खतरे अगर सामने आए तो उसको वो सहे। लेकिन एक बार जब आपको मालूम होता है कि स्थिति अब कंट्रोल में आ गई है और अब ये रूटीन बन गया है, तो उस लीडर को फिर पीछे से सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है और फिर लीडर पीछे से अपनी भूमिका को निभाता है, लोगों को सपोर्ट करता है, लोगों को स्ट्रांग करता है। तो बिना अच्छी एक टीम वर्क के कभी भी कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता और उसके लिए लीडर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने स्टाफ को किस तरीके से उनके जोश को बनाए रखे और उनको सही तरीके से गाइड करता रहे। बिल्कुल डॉक्टर सुबोध, आगे की क्या तैयारियां उसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे। डॉक्टर राजेश जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि डॉक्टर का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई होता है किसी भी अस्पताल का, तो वो होता है मरीजों के अंदर भ्रम या फिर किसी प्रकार का कोई मिथ अगर उनके अंदर है तो उन्हें वो बहुत परेशान कर देता है। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा हमने यही देखा है कि लोगों में किसी बात को लेकर, किसी इंजेक्शन को लेकर, किसी वैक्सीन को लेकर भ्रम बहुत ज्यादा है। अपने आप ही लोग इलाज कर रहे हैं, घर में रहकर कई प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, अलग अलग नुस्खे भी अपना रहे हैं, जिसकी वजह से अब उसके साइड इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे भी कई केसेस हैं जो आते रहे होंगे आपके पास, उनको मैनेज करना या फिर उन मरीजों को समझाना एक बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की और हेल्थ वर्कर्स की रही इस टाइम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे हॉस्पिटल में हमने 5 डॉक्टर्स जो कंसल्टेंट लेवल के वो डेडिकेट किए थे हमने कोरोना पेशेंट को देखने के लिए, और एक एक करके सब 5 में से 3 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हुए और वो फिर क्वारंटाइन हुए, उनका ट्रीटमेंट चला, फिर से वो लेकिन लौट के आए वापस कोरोना पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। ये अच्छी बात रही कि उन लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी। कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी वो लगातार कोरोना पेशेंट्स के बारे में इंक्वायरी करते रहे, अपने फोन पे ट्रीटमेंट करते रहे और फोन पे फॉलोअप करते भी रहे। लेकिन जैसे वो कोरोना ट्रीटमेंट खत्म हुआ उनका, वो वापस अपने जॉब पे आ गए। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा कि पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट का मोटिवेशन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है आईसीयू में, क्योंकि पेशेंट बहुत डिप्रेस हो जाता है, कंटिन्यू ऑक्सीजन मिलती रहती है, कंटिन्यू मेडिसिन चलती रहती है। बाजू वाले पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई, उसको वेंटिलेटर लग गई, बाजू वाले पेशेंट की यदि डेथ हो जाए तो उसको बहुत डिप्रेशन में लगता है, तो वो उसको भी मोटिवेशन करते रहना पड़ता है कंटिन्यू। और उसके रिलेटिव से उनको मिलने दिया जाना, हम लोगों ने मिलने देने दिया गया, हम लोगों ने पीपी किट पहन के टाइम टू टाइम मिलने दिया गया हमने। और दूसरा उनके रिलेटिव से, उनके क्लोज रिलेटिव से फोन पे, वीडियो कॉल पे बात भी करवाई ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। तीसरी होती है पेशेंट के रिलेटिव्स की काउंसलिंग, जो बाहर आईसीयू के बाहर बैठते हैं या हॉस्पिटल के बाहर बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि हमारे पेशेंट की स्थिति क्या है, कोई हमें गाइड करे। तो हमने 3 जगह बनाई थी, हमारे 3 डॉक्टर्स लगातार जो पेशेंट देख रहे थे वो अलग अलग जगह पे बैठ के काउंसलिंग करते थे और कम से कम 2 से ढाई घंटा काउंसलिंग चलती थी। हर मरीज के रिलेटिव्स की काउंसलिंग एक बार दिन में जरूर होती थी। और कुछ डॉक्टर्स हमारे शाम को भी बैठते थे जब ओपीडी में, तो भी बीच बीच में काउंसलिंग किया करते थे। जो वैक्सीनेशन को लेके भ्रम था वो तो काफी हद तक क्लियर हो गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद हम लोगों ने भी देखा कि जो पेशेंट्स अगर पॉजिटिव आए भी हैं तो उनकी सीवियरिटी बहुत कम है, उनकी मॉर्टेलिटी ऑलमोस्ट नील के बराबर है। कि हमारे डॉक्टर्स भी देखा हमने जो पॉजिटिव हुए वैक्सीनेशन के बाद भी, पर वो मोस्टली होम आइसोलेशन पे ही ठीक हो गए दवा से। तो ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि हमको तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं उसको साथ साथ भी क्लियर करना जरूरी है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड कुछ होगा डॉक्टर विवेक ईश्वरानी जी से। डॉक्टर विवेक जी, सवाल ये है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाए कितना जरूरी था ताकि उनकी जो आशंकाएं हैं या फिर उनका जो डर है वो सबसे पहले खत्म हो। ये जो सरकार का फैसला रहा उसको आप कैसे देखते हैं? हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाने का जो फैसला था गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये मुझे लगता है मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ इस वेव में। मैं कारण बताना चाहूंगा कि जैसे पिछले वेव में
मुझे लगता है करीबन 20 से 25% हमारे स्टाफ इन्फेक्ट हुए थे ड्यूरिंग कोविड मैनेजमेंट जी। इस बार हमने देखा कि 5% भी स्टाफ या डॉक्टर्स हमारे इन्फेक्ट नहीं हुए, और इनफैक्ट जो डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ या हेल्थ केयर वर्कर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ इन्फेक्ट भी हुए, जिनको वैक्सीन लगा हुआ था, वो घर पे ही मैनेज हो गया। हमको किसी को भी एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी सीरियसली इल नहीं हुआ। और वैक्सीनेशन लगे होने का एक जो मोरल सपोर्ट था, एक स्ट्रेंथ था कि भाई मैं वैक्सीनेटेड हूँ एंड आई एम सेफ, इसने हमको इस वेव को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया, बहुत ज्यादा हमको स्ट्रेंथ दिया। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो आम पब्लिक भी है, उनको वैक्सीनेशन अपनी फैमिली के मेंबर्स का, अपना खुद का जी। किसी भी हाल में कराना ही है। ये बहुत प्रोटेक्टिव है और इसने हम सबको, हम सारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सेफ रखा है। बिल्कुल, लगातार सभी डॉक्टर्स की तरफ से ये सुनिश्चित किया जा रहा है, साथ ही ये भरोसा भी दिया जा रहा है, अपील की जा रही है कि सभी वैक्सीनेटेड हो जाएं जल्द से जल्द, ताकि इंडिया भी मास्क फ्री और कोरोना मुक्त हो सके। डॉक्टर सुबोध, मेरा सवाल आपसे है अगला कि आपके अनुसार किसी भी व्यक्ति का एक अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, हर इंसान के ऊपर कुछ ऋण होते हैं जब वो जन्म लेता है, उसके बाद तो उसको अपनी ज़िंदगी में देश के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और अपने प्रोफेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो एम ये होना चाहिए कि मरते वक्त आपको ये ना लगे कि काश हमने यह भी कर लिया होता। तो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए, हर पहलू को जीना चाहिए, और मरने के डर से ज़िंदगी के जीने में कमी ना करनी चाहिए। So I think we have to live lively, कि एक ज़िंदगी मिली है, उसके हर पहलू को हम अच्छे तरीके से जिएं और हर पार्ट को हम सोसाइटी के और देश के कंट्रीब्यूट कर पाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर सुबोध, लगातार आप जैसे जो लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिनके अस्पताल हैं, वो कंट्रीब्यूशन कर भी रहे हैं, लेकिन सुबोध जी, मेरा सवाल ये है कि लगातार ऐसे भी खबरें सामने आती हैं जब अस्पतालों की तरफ से कुछ मनमानी फीस भी वसूली जाती है। ऐसे भी लोग हैं जो कि कालाबाजारी भी कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि मरीजों की परेशानी का फायदा उठा रहे हैं, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लगातार समाज के लिए सेवा भाव से काम कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि लोग मौके का फायदा उठाते हैं, लेकिन जो लोग दिल से साफ होते हैं या जिनके मन में देश और प्रोफेशन के लिए सही भावना होती है, वो लोग ऐसे मौकों का फायदा नहीं उठाते। ये तो हुई एक चीज। दूसरी चीज ये है कि सरकार का काम है गवर्नेंस जी। और मैंने देखा कि पहली बार सरकार ने सेकेंड वेव खत्म होने के बाद, अभी मध्य प्रदेश में जो हुआ है कि नाउ दे हैव कम अप विद रेट, कि भाई आप लोग अपने रेट्स जो हैं ये रख सकते हैं। नाउ ये चीज़ तो ओवरनाइट डे 1 की जा सकती थी, जब रोज पेपर में खबरें आती थी और रोज मीडिया ये बोलता था कि भाई कोई अस्पताल कोई रेट ले रहा है और कोई अस्पताल के रेट्स डिफरेंट हैं जी। दे वुड हैव कम आउट विद अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि ऐसे टाइम पे वो सही तरीके की पॉलिसी को निकाल सके। बिल्कुल डॉक्टर सुबोध जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब कालाबाजारी हो रही थी तब भी सख्त एक्शन लिए जाने चाहिए थे। हालांकि अब तो हर जगह हम देख रहे हैं कि कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसी जा रही है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। हालांकि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का भी ये समय है। डॉक्टर राजेश जैन जी, मेरा सवाल ये है कि अब क्योंकि संभावित तीसरी लहर ऐसा कहा जा रहा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि ये तीसरी लहर सबसे ज्यादा किसको संक्रमित करेगी, लेकिन हाँ कुछ खबरें ऐसी हैं कि जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उन्हें तीसरी लहर ज्यादा प्रभावित कर सकती है, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं अगर ज्यादा कोरोना अपना रूप बदलता है। तो ये अभी संभावना ही है जो
जो हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयार रहना अभी से बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें आपके अस्पताल की, श्री मेडिशाइन अस्पताल की, तो किस प्रकार से आगे की रणनीति को लेकर या फिर आगे की सिचुएशंस को लेकर तैयार है डॉक्टर राजेश जी? ये बोलना बिल्कुल ठीक है कि तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और हम पूरी तैयारी हमें करनी पड़ेगी जी। क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से संदेश आ रहे हैं कि बच्चे इसमें इन्फेक्ट होते हैं तो हम लोग 20 बेड का एक पीडियाट्रिक यूनिट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि 10 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू बना रहे हैं जी। और उस पर ऐसे 5 वेंटिलेटर हमने रखे हुए जो 3 महीने के बच्चे से लेके 15 साल के बच्चे तक को वेंटिलेट कर सकें। और हमारे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन ऑलरेडी अपॉइंटेड है, शी कैन टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। दूसरा, सिर्फ पीडियाट्रिक मतलब बच्चे ही नहीं आएंगे, उसमें एडल्ट भी होते हैं और हो सकता है कि तीसरी लहर में और ज्यादा सीरियस पेशेंट हो। बिल्कुल। तो हमने पूरे हॉस्पिटल में हर बेड पे हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन डाल दी है। जैसे जो सेकेंड लेयर कम हुई, हमने ऑर्डर देके सारे बेड को ऑक्सीजनेटेड बेड्स में कन्वर्ट कर दिया। इस कारण हमने 5 वेंटिलेटर और अभी ऑर्डर कर दिए, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 22 वेंटिलेटर अभी हैं और 5 हमने ऑर्डर कर दिए। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि दूसरी लहर हो चाहे पहली लहर हो, डटकर हमने सामना किया है और आने वाली हर मुसीबत के लिए हम तैयार भी हैं। पहले से ही हमने कमर कस ली है और अब अगर आगे कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए हम मजबूती के साथ उसका सामना करेंगे, ये हम कह सकते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। जी मीडिया आपको सलाम करता है। साथ ही सिद्धांता रेड क्रॉस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मीडिया आपको सम्मानित करता है आपके कार्य के लिए। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही कार्य करते रहें, लोग आपसे जरूर प्रेरणा लेंगे। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर राजेश जैन जी हमारे साथ जुड़े, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर के डायरेक्टर हैं। राजेश जैन जी, जी मीडिया आपको सल्यूट करता है, साथ ही आपको हम सम्मानित करते हैं। सुयश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक केशरवानी जी भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की, बताया कि किस तरीके से मजबूती के साथ उन्होंने सेकेंड वेव हो, फर्स्ट वेव हो, कोरोना का डटकर सामना किया। जी मीडिया आपको भी सर सम्मानित करता है। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही ये बताने के लिए किस प्रकार से आपने कोरोना काल में गरीबों के लिए, साथ ही उन मरीजों के लिए, उन परिजनों के लिए आप मददगार साबित हुए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ही सेवा भाव आपका बना रहे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।